सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपको अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है वह दस्तूर जारी है। आज लगभग एक हफ्ते से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका सीमा गुलाम हैदर के मामले को चर्चा में आए हुए। एक हफ्ते बाद यूपी की जो ATS है यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, इस टीम ने अब सीमा गुलाम हैदर पे अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया। अब शिकंजा कसने का सीधा मतलब है कि ATS ने सीमा गुलाम हैदर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद कहीं ले जाके पूछताछ कर रही है। चूँकि भले ही ये मामला प्यार का हो, भले ही ये मामला कुछ और हो, लेकिन अब सीमा गुलाम हैदर भारत देश में एक घुसपैठिया है। अवैध रूप से उसने एंट्री ली है। वैसे भी सीमा गुलाम हैदर की कई चीज़ें बड़ी सस्पिशियस थी। मैंने इसको बाकायदा एक वीडियो में आपको बताया भी था कि क्या क्या चीज़ें सस्पिशियस हैं। इस वजह से भी, और एक घुसपैठिए के रूप में आई है, इस वजह से भी अब सीमा गुलाम हैदर से कायदे से तो पूछताछ होनी चाहिए थी। तो भले ही एक हफ्ते का वक्त लगा, लेकिन अब उनके क्या कारण रहे होंगे। लेकिन अब आज जाके सीमा गुलाम हैदर को ATS की जो टीम है वो उठा के ले गई है और अपनी पूछताछ कर रही है। अब देखते हैं कि पूछताछ में क्या कुछ निकल के सामने आता है। इधर ये घटना घटी, उधर जो पाकिस्तान है वहाँ पे जितनी मंदिर हैं, आपको याद होगा कि 2-3 दिन पहले एक धमकी मिली थी कि अगर सीमा गुलाम हैदर को पाकिस्तान के हवाले नहीं किया गया तो फिर जितने हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, जिनके उनके धार्मिक स्थल हैं, जितने मंदिर हैं, उनको टारगेट किया जाएगा, उनको बम से उड़ा दिया जाएगा, हिंदुओं को गोली मार दी जाएगी। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो पाकिस्तान की सरकार है उसने 400 से ज़्यादा पुलिस वालों को, 400 से ज़्यादा हिंदू पुलिस वालों को, यानी इन पुलिस वालों की जो बटालियन होगी उसमें कोई भी मुस्लिम नहीं होगा, इनको बाकायदा जितने भी मंदिर हैं उनकी सुरक्षा में तैनात किया है। उनको बताया है, उनको समझाया है कि आपको चाहे जैसे भी इन मंदिरों की सुरक्षा करनी है। क्योंकि अलग अलग जगहों से धमकियाँ मिली थी, कुछ डाकुओं ने भी धमकियां दी थी, कुछ अलग अलग संगठनों ने भी दी थी। तो सुरक्षा का कारण था। और अपने आप में ये पहली बार किसी देश में सुनाई दे रहा है कि एक धर्म विशेष को ये कहा जाए कि सिर्फ आप ही लोग सुरक्षा करेंगे, यानी कोई भी ऐसा मुस्लिम कर्मी नहीं है जो सुरक्षा में तैनात होगा। अब इसका क्या मतलब है, क्या विचारधारा रही होगी ऐसा करने के पीछे, वो तो पाकिस्तान की सरकार ही जाने। लेकिन अगर इसका पॉजिटिव एंगल देखें तो यही है कि हो सकता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को लग रहा हो कि हो सकता है कि अगर कभी हमला हो या फिर हम सुरक्षा देने में नाकाम रहे और सुरक्षाकर्मी अगर मुस्लिम होंगे तो फिर ये लांछन लगेगा कि चूँकि सुरक्षाकर्मी मुस्लिम थे इसलिए उन्होंने जब हिंदुओं के ऊपर हमला हुआ तो सुरक्षा नहीं दी और जानबूझ के हिंदुओं को मरने दिया या फिर उनके धार्मिक स्थलों को क्षतिग्रस्त होने दिया। अब चाहे जो भी कारण हो, लेकिन बाकायदा एक ऑफिशियल नोटिस जारी की गई कि 400 से ज़्यादा हिंदू पुलिस वाले जो हैं वो मंदिरों की और ऐसे धार्मिक स्थलों की सुरक्षा में तैनात हैं जो कहीं न कहीं एक तरह से रेड अलर्ट में आते थे। तो ये मेजर 2 अपडेट्स रही सीमा गुलाम हैदर की कहानी में, मुझे लगा आपको बतानी चाहिए। अब आते हैं आज की कहानी का रुख करते हैं। और आज की कहानी वास्तव में एक ऐसी कहानी है जो कहीं न कहीं इस दुनिया के सबसे पाक पवित्र रिश्ते को भी आज कलंकित कर देगी। आज की कहानी गुजरात की है। गुजरात में एक बेहद मशहूर जगह सूरत, जहाँ पे अगर कहा जाता है कि आप संसार में अगर कहीं भी नहीं कमा सकते तो अगर आप सूरत जाते हैं तो जो कहीं नहीं कमा पाता वो सूरत में कमा लेता है। इसीलिए दूर दूर से लोग सूरत में कमाने जाते हैं। कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ काम करता है। जिसकी जितनी योग्यता होती है उस हिसाब से उसको काम मिलता है। जिसको कुछ नहीं आता वो सूरत में जाके मेहनत मजदूरी करता है, गड्ढे खोदता है, कुछ नहीं तो कहीं कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता है। अब सूरत में नई नई बिल्डिंगें भी बन रही रहती हैं, अलग अलग जगहों पे काम होता रहता है। और ऐसी ही एक जगह है डिडौली इलाके में। दरअसल डिडौली इलाके में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही थी। इसी बिल्डिंग को बनाने के लिए दूर दूर से मजदूर आए हुए थे। कुछ लोग उत्तर प्रदेश के थे, कुछ लोग बिहार के थे, कुछ लोग झारखंड के थे। अब इन मजदूरों के साथ अक्सर ऐसा होता है कि इसमें औरतें भी होती, पुरुष भी होते। अब अक्सर ऐसा भी होता है कि औरतों के साथ छोटे छोटे बच्चे भी होते। अब इन लोगों का कोई अस्थाई घर तो होता नहीं कि अपने घर पे बच्चों को छोड़ देंगे। ये कहीं भी झुग्गी झोपड़ी बना के बेचारे रहते हैं। रहने के बाद दिन भर काम करते हैं, शाम को उसी झुग्गी झोपड़ी में जो कुछ खाना पीना होता है जैसे तैसे पका के खाते हैं। थोड़े बहुत जो पैसे मिल जाते हैं उन्हीं पैसों से अपना घर चलाते हैं। अब जब इनके साथ बच्चे होते हैं, ऐसी महिलाओं के साथ ये काम पे उन बच्चों को भी लेके जाते हैं। ये काम करते रहते हैं, बच्चों को वहीं छोड़ देते हैं, बच्चे खेलते रहते हैं। इसका 2 फ़ायदा होता है। पहला तो इनके काम में कोई व्यवधान नहीं उत्पन्न होता, यानी अगर कोई माँ है, अगर बच्चे को घर पे या फिर कहीं छोड़ के आई है तो ऐसे केस में अक्सर ऐसा होता है कि माँ का जो ध्यान है
वो बच्चे पे ही लगा रहता है कि पता नहीं मेरा बेटा क्या कर रहा होगा, मेरी बेटी कहाँ गई होगी, जिस टेंट में या फिर झुग्गी झोपड़ी में मैंने छोड़ के आया क्या वहीं पे है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर निकल गई। अब ये लोग उस जगह से भी अनजान होते हैं, इस वजह से भी थोड़ा बहुत डर लगता है। दूसरा क्या होता है कि बच्चे अपने माँ के पास रहते हैं तो बच्चे भी एक तरह से सुरक्षित महसूस करते हैं। तो ऐसे ही इस कंस्ट्रक्शन साइट पे जो डिडौली इलाके में थी, वहाँ पे एक महिला थी जिसका नाम था नैना मंडावी। नैना मंडावी पे मूल रूप से झारखंड की रहने वाली, झारखंड से ही काम की तलाश में निकलती है अपने 2 साल के बच्चे के साथ, और इसी सूरत इलाके के इसी डिंडौली इलाके में आती है। आने के बाद इसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने लगती है। दिन भर ये काम करती और बच्चे को उसी साइट पे छोड़ देती। बच्चा अभी 2 साल का था तो बीच बीच में उसको जाती, प्यार दुलार कर लेती, उसके बाद फिर अपना काम करती रहती। लेकिन इसी बीच 27 तारीख को यानी 27 जून साल 2023 को ये महिला अपने बच्चे को काम पे लेके जाती है। उसके बाद बच्चे को वहीं पे छोड़ देती है। बच्चा अपना खेलता रहता है, महिला काम करती रहती है। लेकिन अचानक से देखती है कि उसका जो बच्चा है वो दिखाई नहीं दे रहा। अब एक माँ देखती है कि उसका बच्चा गायब, तो सारा काम धंधा छोड़ के फ़ौरन अपने बच्चे को खोजने लगती है। पहले तो माँ को लगता है कि बच्चा अभी 2 साल का है, तो हो सकता है कि किसी ने उसको गोद में ले लिया हो, कोई ऐसा हो जो उसे खिलाने पिलाने लगा हो। आसपास के पूरे उस कंस्ट्रक्शन साइट पे महिला छान मारती है, लेकिन उस बच्चे का कुछ भी पता नहीं। माँ बेचारी उस कंस्ट्रक्शन साइट पे जितने लोग काम करते थे उनसे भी पूछताछ करती है। उनसे पूछती है कि क्या आपने मेरे बेटे को देखा, लेकिन किसी से भी कोई जवाब नहीं मिला। अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा, माँ बेचारी परेशान हो रही। कहीं ना कहीं एकदम रोना भी छा रहा उसको कि उसका बेटा अभी 2 साल का, कौन उसको लेके चला गया, कौन ऐसा मजाक कर रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने उसको खिलाते खिलाते कहीं दूर घुमाने के लिए लेके गया हो। तरह तरह के मन में ख्याल आ रहे हैं। कभी दिमाग में आ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने बच्चा चुरा लिया हो। अब माँ की ममता थी, माँ बेचारी परेशान थी, चारों तरफ खोज रही है। इधर आसपास के जो मजदूर हैं वो भी बेचारे परेशान हैं कि हाँ बच्चा कहाँ चला गया, अभी तक तो यहीं था। अब सारे लोग एक तरह से अपना काम बंद करके उस बच्चे को खोज रहे हैं। पूरे कंस्ट्रक्शन साइट पे एक तरह से छान मार ली जाती है, लेकिन कहीं भी उस बच्चे का कुछ भी पता नहीं। आसपास के लोग भी अब एक तरह से खोजने जुटते हैं। जो कंस्ट्रक्शन साइट के ठेकेदार थे वो भी अब परेशान कि एक महिला बेचारी अपने बच्चे के साथ उनके यहाँ काम करने आई, बच्चा गायब हो गया। कहीं ना कहीं उन्हें भी डर था कि उनका काम खराब हो जाएगा। अब सारे लोग मिल के उस महिला से कहते हैं कि अब एक काम करो, समय बर्बाद मत करो, भाग के सीधा जाओ पुलिस स्टेशन और वहाँ पे कंप्लेन दर्ज करवा दो। क्योंकि ऐसे मामलों में अब यही लग रहा है कि बच्चा जो है किसी ने चुरा लिया है या फिर किसी ने किडनैप कर लिया है। तो अगर हम जितना जल्दी पुलिस के पास पहुँच जाएंगे उतना जल्दी चांसेस हैं कि पुलिस वाले बच्चे को ढूंढ देंगे। अगर हम लेट करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बच्चे के लिए हानिकारक होगा। अब माँ जैसे ही ये बात सुनती है तो सुनने के बाद फ़ौरन भाग के थाने पहुँचती है, रोती गाती एकदम बदहवास। पुलिस वाले भी देखते हैं तो वो भी एकदम परेशान कि अब ये क्या हो गया। जैसे तैसे करके समझाते हैं। समझाने के बाद उस महिला से पूछते हैं कि क्या हुआ। महिला बताती है कि साहब मेरा 2-2.5 साल का बच्चा था, बेचारा वहीं पे खेल रहा था, मैं उसको वहीं पे छोड़ के काम कर रही थी। अचानक से देखती हूँ तो मेरा बच्चा गायब हो गया। आसपास मैंने ढूंढ लिया, किसी को कुछ पता नहीं। जितने लोग काम करते थे उनसे भी पूछ लिया, उनको भी कुछ मालूम नहीं। साहब आप हमारे साथ जल्दी से चले चलिए, उस बच्चे को खोज दीजिए। मेरी ज़िंदगी का, मेरे जीवन का इकलौता वही सहारा था, उसी के लिए तो मैं कमा रही थी। अब माँ की ऐसी बात जब पुलिस वाले सुनते हैं तो एक तरह से पुलिस वालों का भी ज़मीर जागता है कि एक माँ अपने 2.5 साल के बच्चे से इस कदर दूर है। तो अगर जल्दी से उस बच्चे को नहीं खोजा गया तो कहीं ना कहीं बच्चे की भी सेहत के लिए हानिकारक। इधर माँ का भी रो रो के बुरा हाल। पुलिस वाले फ़ौरन अपनी टीम तैयार करते हैं, भाग के उस साइट पे पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद वहाँ पे पूछते हैं कि बच्चा कहाँ पे रखा था, क्या हुआ था। महिला बताती है कि यहाँ पे चूँकि हम काम कर रहे थे तो यहाँ पे कुछ गिट्टी मोरंग ये सारी चीज़ें थी, तो मैंने थोड़ा दूर पे बच्चे को एक तरह से रख दिया था कि थोड़ा बहुत नज़र में रहेगा, रोएगा तो कान तक आवाज़ भी आ जाएगी, लेकिन इतनी दूर ही रहे कि गिट्टी मोरंग और ये सारी जो धूल कण उड़ रहे हैं उनसे बच्चा दूर भी रहे। इसके बाद थोड़ी देर तक बच्चे की जब आवाज़ नहीं आई तो मैं देखने जाती हूँ तो देखती हूँ कि बच्चा गायब। अब पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं तो पुलिस वाले भी एक तरह से सन्न रह गए कि कंस्ट्रक्शन साइट है, वहाँ पे इतने तमाम लोग हैं, एक महिला अपने बच्चे को लेके आती है, आने के बाद वहाँ पे रखती है, रखने के बाद महिला काम कर रही है तो बच्चा अचानक से कहाँ गायब हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि साइड में ही कोई ऐसा इन्वॉल्व हो जिसने बच्चे को चुरा लिया हो, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई
बड़ी दुर्घटना घट गई और किसी को पता तक ना चला हो। अब तमाम तरह के सवाल थे पुलिस वालों के जहन में भी। इधर माँ का भी रो रो के बुरा हाल। अब माँ का रोना देख के पुलिस वालों का भी कलेजा पसीज रहा कि चाहे जैसे करके जल्द से जल्द खोज दें, लेकिन अब कहीं से कोई क्लू भी नहीं मिल रहा कि जल्द से जल्द खोजा जाए। तो फिर पुलिस वाले भी बड़े असमंजस में कि अब क्या करें। बहरहाल पुलिस वाले उस साइड पे जितने लोग काम करते हैं उनसे पूछताछ करते हैं कि क्या बच्चे को किसने देखा था। अब सारे लोग एक सुर में जवाब देते हैं कि साहब हमने देखा तो था कि ये महिला बच्चे के साथ आई थी, लेकिन बच्चा कहाँ चला गया किसी को कुछ पता नहीं, हम सब अपने काम में बिजी हैं। अब पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं तो पुलिस वाले भी सन्न कि अब सारे लोग कह रहे हैं कि हाँ बच्चे के साथ आई थी, फिर सारे लोग कह रहे हैं कि बच्चा कहाँ चला गया किसी को पता नहीं, तो फिर हुआ क्या। इसके बाद फिर पुलिस वालों को लगता है कि चलो एक काम करते हैं, जो ठेकेदार है एक बार उससे पूछताछ करते हैं, क्योंकि हो सकता है वो थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ज़्यादा समझदार है, सब काम में बिजी थे, वो सबको नज़र में रखा हुआ था, तो हो सकता है उसने कुछ देखा हो। फिर क्या था, पुलिस वाले अब उस ठेकेदार से पूछताछ करते हैं कि क्या आपने कुछ देखा। अब ठेकेदार जब ये बात सुनता है तो वो भी कहता है कि नहीं साहब, ये महिला आई तो थी बच्चे के साथ, लेकिन बच्चा कहाँ गया ये एग्जैक्टली हमने कुछ नहीं देखा। हाँ इतना ज़रूर है कि कुछ देर बाद ये महिला रोने पीटने लगी। इसने बताया कि बच्चा गायब है, उसके बाद से हम खुद खोज रहे हैं, लेकिन बच्चे का कुछ पता नहीं। अब ठेकेदार से जब ये बात सुनने को मिली तो पुलिस वाले भी कहीं ना कहीं अब परेशान कि मज़दूर भी वही बात बोल रहे हैं, ठेकेदार भी वही बात बोल रहा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सारे लोग मिले हैं। अब सारे लोग अलग अलग जगहों के हैं तो सारे लोग मिलकर क्यों प्लान करेंगे। बहरहाल ये तमाम चीज़ें जब पुलिस वाले उस ठेकेदार से पूछ ही रहे थे कि तभी ठेकेदार कहते हैं कि साहब एक काम करते हैं ना, इस साइड पे थोड़ी थोड़ी दूर पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो अगर आप उस कैमरे को खंगाल लें तो बच्चा कौन लेके गया है फ़ौरन पता चल जाएगा। अब पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं तो उनको भी लगता है कि फालतू में इतनी देर की माथापच्ची थी, अगर यही बात ठेकेदार पहले बता देता तो हम पहले ही उस सीसीटीवी कैमरे को देख लेते, मामला एकदम क्लियर। पुलिस वाले फ़ौरन भाग के जाते हैं और जाने के बाद उस सीसीटीवी कैमरे जितने लगे थे अलग अलग जगहों पे उनको निकालते हैं। निकालने के बाद उस वीडियो को प्ले किया जाता है इस उम्मीद में कि अब कुछ दिखाई देगा, अब कुछ दिखाई देगा। शुरुआत में वो बच्चा माँ के साथ आता हुआ भी दिखाई दिया, यहाँ से भी प्रूफ हो गया कि हाँ बच्चा आया तो था। उसके बाद वीडियो लगातार चलती रही। उसके बाद फिर ये भी नौबत आ गई कि उस वीडियो में दिख रहा कि माँ बच्चे को खोज रही है, लेकिन उस वीडियो में कहीं भी ये कैद ही नहीं हुआ कि कोई माँ जो है या फिर कोई शख्स ऐसा है जो बच्चे को लेके जा रहा हो। यानी जिस एंगल पे वो कैमरा लगा था उस एंगल पे कोई ऐसा कैद ही नहीं हुआ जो बच्चे को ले जाता हुआ दिखाई दे। अब जैसे ये बात पुलिस वालों को पता चली तो पुलिस वाले फिर एकदम से निराश हो जाते हैं कि एक उम्मीद थी कि कैमरे से कुछ निकलेगा, लेकिन यहाँ से भी कुछ नहीं मिला, तो अब क्या करें। पुलिस वालों को लग गया कि हो ना हो जिसने भी इस बच्चे को गायब किया है, जिसने भी इस बच्चे को चुराया है, वो इतना शातिर था कि उसको पता था कि कैमरे में मैं कैद हो जाऊंगा, इसलिए उसने जाने के लिए कोई ब्लाइंड स्पॉट ज़रूर चुना है। अब जब ये बात पुलिस वालों के दिमाग में आई तो फिर पुलिस वाले सोचते हैं कि एक काम करते हैं, डॉग स्क्वाड बुला लेते हैं। खोजी कुत्ते आएंगे, आने के बाद सूंघेंगे, सूंघने के बाद जिस डायरेक्शन में वो गया होगा उस डायरेक्शन में पीछा करेंगे। थोड़ी दूर पे जाएंगे तो कहीं ना कोई कैमरा तो मिलेगा ही। उसके बाद फिर क्या है, किसी न किसी कैमरे में वो कैद हो जाएगा, उसके बाद मामला क्लियर हो जाएगा। बस इसी उम्मीद के साथ जो पुलिस वाले थे वो डॉग स्क्वाड की भी टीम बुलाते हैं, साथ ही फॉरेंसिक की भी टीम बुलाते हैं कि कुछ सबूत मिल जाए। डॉग स्क्वाड की टीम आती है, महिला से पूछा जाता है कि आपने बच्चे को कहाँ रखा था। महिला उस जगह को दिखाती है, कुत्ते उस जगह को सूंघते हैं। उसके बाद फिर उनको आदेश दिया जाता है, इशारा किया जाता है कि भागो। कुत्ते थोड़ी देर तक इधर उधर जाते हैं, जाने के बाद वहीं घूम के रह जाते हैं। अब पुलिस वाले जब ये चीज़ देखते हैं तो पुलिस वालों के एक तरह से दिमाग फट जाता है कि अब ऐसा क्या हो गया कि टेक्नोलॉजी भी साथ दे रही है और आज कुत्ते भी साथ नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा कौन सा इसमें मंत्र लग गया है कि ये कुत्ते थोड़ी दूर तक तो जाते हैं, लेकिन इसके बाद इनको कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा, ये किसी डायरेक्शन में आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। जो कुत्ते थे लगातार वहीं गोल गोल परिक्रमा कर रहे हैं, लगातार गोल गोल वहीं चक्कर लगा रहे हैं। यानी ऐसा कुछ लूप तैयार किया गया था जिस वजह से जो कुत्ते थे वहीं उलझ गए थे। फिर क्या था, पुलिस वालों की सारी जांच पड़ताल, सारी छानबीन वहीं की वहीं धरी रह गई। पहले ये उम्मीद थी कि कैमरे से कुछ मिलेगा, वहाँ से भी कुछ नहीं मिला। फिर ये उम्मीद थी 100% की कम से कम कुत्ते जो है उस सूंघ के कुछ न कुछ निकालेंगे, लेकिन वहाँ से भी कुछ नहीं मिला। तो जब कहीं से कोई सबूत नहीं, जब कहीं से कोई सुराग नहीं, तब पुलिस वालों को लग गया कि हो ना हो कोई अंदर का ज़रूर इसमें शामिल है, और जो भी शामिल है वो इतना ज़हीन दिमागी है
कि उसको पता है कि कैमरे से भी कैसे डील करना है, उसको ये भी पता है कि कुत्तों को भी कैसे बहकाना है, यानी कोई बहुत बड़ा साथी है। अब पुलिस वाले अपनी जांच पड़ताल का जो पूरा एंगल है, उस इलाके में जितने भी ऐसे लोग थे उनको भी केंद्र में लेते हैं, उनको भी एक तरह से जीरो इन करते हैं। साथ ही इस साइट पे जितने लोग काम करते हैं उनसे भी सख्ती से पूछताछ की जाती है, चूँकि और कोई चारा भी नहीं था। कभी उन मज़दूरों से पूछताछ, कभी ठेकेदार से पूछताछ, कभी उस महिला से पूछताछ, लगातार अलग अलग एंगल पे पूछताछ की जा रही। अब सारे लोग से जब पूछताछ की जा रही तो सारे लोग एकदम कॉन्फिडेंस में बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस महिला यानी जो बच्चे की माँ थी नैना मडावी, जब उससे पूछताछ की जाती है और पुलिस वाले कुछ जानने के लिए जब पूछते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी बातों में एक लड़खड़ाहट दिखती है। अब एक महिला जिसका बच्चा गायब हो और उसके ही बातों में लड़खड़ाहट, पुलिस वाले फ़ौरन इस बात को भांपते हैं। उन्हें भी थोड़ा डाउट होता है कि इस महिला का बच्चा गायब हो, ये खुद अपने बयानों पे क्यों लड़खड़ा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यही कुछ जानती हो। अब जैसे ही ये ख्याल पुलिस वालों के दिमाग में आता है तो पुलिस वाले फ़ौरन इस महिला से सख्ती बरतते हैं, और जैसे ही सख्ती बरतते हैं तो फ़ौरन महिला एक स्टेटमेंट देती है और कहती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है झारखंड का और मुझे लगता है उसने ही मेरे बच्चे को कुछ कर दिया। अब जैसे ही पुलिस वाले ये बात सुनते हैं तो कहते हैं कि अब तक आप क्यों चुप थी? तो महिला कहती है कि लोक लाज के डर से। पुलिस वालों को भी लगा कि चलो ठीक है, हो सकता है कि लोक लाज का डर हो। फिर क्या था, फ़ौरन उस बॉयफ्रेंड से कांटेक्ट किया जाता है। साथ ही अब एक तरीका था पता करने का, क्योंकि मामला झारखंड का था, कि जब तक पुलिस वाले झारखंड जाएँ उतना दूर जाके बॉयफ्रेंड को उठाएं, छानबीन करें। इससे बेहतर तरीका है कि अगर उस बॉयफ्रेंड का नंबर मिल जाए और उस नंबर की एक तरह से नेटवर्क मैपिंग करें कि लास्ट टाइम वो कहाँ पे था और इस सूरत इलाके में कब आया था, तो ज़्यादातर मामला यहीं से क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा पूछताछ की ज़रूरत नहीं। फिर क्या था, उस आदमी का नंबर पुलिस वाले निकालते हैं, एक तरफ उससे पूछताछ करते हैं, दूसरी तरफ उसकी लोकेशन जब निकालते हैं तो उस लोकेशन में कहीं भी ऐसा कुछ था ही नहीं जिससे गुजरात या फिर सूरत या फिर इस डिंडौली इलाके का कोई लिंक मिले। यानी ये आदमी जो था, इस महिला का जो बॉयफ्रेंड था, वो भी कहीं ना कहीं इनोसेंट था, उसको कुछ नहीं पता। अब ना कैमरे में कुछ कैद हुआ, ना खोजी कुत्तों को कुछ मिला है, बॉयफ्रेंड पे उंगली उठाई तो बॉयफ्रेंड भी निर्दोष। तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि ये महिला ही क्रिमिनल हो। पुलिस वालों को भी यही ख्याल जब दिमाग में आया तो पुलिस वाले अब इस महिला से जब अपने तरीके से पुलिसी अंदाज में पूछताछ करते हैं, क्योंकि उन्हें भी लग जाता है कि अब ये महिला हमको घुमा रही है, तो जब पुलिस वाले अब पूछताछ सख्ती से अपने तरीके से करते हैं तब जाके अंत में ये महिला टूटती है, और टूटने के बाद एक ऐसी कहानी सुनाती है जिसे सुनने के बाद शायद शैतान की भी एक तरह से आत्मा कांप जाए। दरअसल ये महिला बताती है कि जब ये अपने गांव झारखंड में थी तो झारखंड में ही इसका एक बॉयफ्रेंड था जिसका नंबर इसने दिया था। उस बॉयफ्रेंड से इसका अच्छा खासा संपर्क था, भले ही इसकी शादी हुई थी, शादी से एक बच्चा था, लेकिन कहीं ना कहीं ये चाहती थी कि इसका जो बॉयफ्रेंड है इसको अपने साथ रखे, अपनी बीवी बनाए। बॉयफ्रेंड से लगातार इस बारे में ये बात करती, काम के सिलसिले में इधर यहाँ आ जाती है सूरत में, लेकिन बॉयफ्रेंड से संपर्क लगातार बना रहा। तो जब लगातार ये अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे तुम अपनी बीवी बनाओ, मुझसे शादी करो, तो आदमी कहता है कि चलो ठीक है, तुमसे मैं शादी करने को तैयार हूँ, तुमको मैं हर कंडीशन पे स्वीकार लूँगा, लेकिन मुझे किसी और का बच्चा नहीं चाहिए तुम्हारे साथ। तुम अपने पति को छोड़ के आओगी तो बच्चे को भी साथ में लेके आओगी, और तुम्हारे सिवा इस बच्चे का कोई है भी नहीं, तो फिर अब ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम्हें आना है तो या तो उस बच्चे को छोड़ के आओ, लेकिन अगर छोड़ के आओगे तो 2 साल का बच्चा वैसे भी तुम्हारे बिना मर जाएगा और तुम अकेली हो उसकी पालनहार। तो फिर एक ही तरीका है, तुम एक काम करो, उस बच्चे को मार दो, तभी मेरे पास आओ, और बिना बच्चे के मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर पाऊँगा अगर तुम बच्चे के साथ आती हो तो। अब बॉयफ्रेंड ने तो ये बात कह के अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन कहीं ना कहीं ये महिला इस बात को इतनी गंभीरता से लेती है और लेने के साथ एक प्लान बनाती है, और प्लान बनाने के तहत उस बच्चे को मार के गायब कर देती है। अब महिला जब उस बच्चे को बताती है कि मैंने मार दिया, उसके बाद मैंने झूठी कंप्लेन दर्ज करवाई थी, तो फ़ौरन पुलिस वाले पूछते हैं कि बॉडी कहाँ है, बच्चे के साथ तुमने मारा तो उस बॉडी को दफन कहाँ किया है, फिर क्या कर दिया। इसके बाद महिला यहाँ से फिर गेम खेलना शुरू करती है और कहती है कि उस बॉडी को तो मैंने एक तालाब के पास दफना दिया है। पुलिस वाले पूछते हैं कि कहाँ है वो तालाब। इसके बाद फिर वो महिला एक तालाब का एड्रेस देती है। पुलिस वाले भाग के उस एड्रेस पे पहुँचते हैं, चारों तरफ वहाँ खुदाई करवाते हैं, लेकिन किसी भी जगह से कुछ भी नहीं मिला। अब जब किसी जगह से कुछ भी नहीं मिला तो फिर पुलिस वालों को लगा कि ये महिला झूठ बोल रही थी। फिर क्या था, फिर से इसको रिमांड में लिया जाता है, फिर से सख्ती बरती जाती है।
तो इस बार कहती है कि मैंने एक दूसरी जगह इसको फेंक दिया है। पुलिस वाले वहाँ भाग के जाते हैं, वहाँ भी सख्ती से पूछताछ करते हैं, वहाँ भी सख्ती से जांच पड़ताल करते हैं, वहाँ भी डॉग स्क्वाड से लेकर फॉरेंसिक की सारी टीमें पहुँचती हैं, लेकिन वहाँ से भी उस बच्चे का कोई भी सबूत नहीं मिला या भी कोई भी अंश नहीं मिला। अब लगातार ये महिला अलग अलग जगहों पे बता रही है कि मैंने वहाँ पे दफन कर दिया, फिर वहाँ पे जला दिया, ऐसे अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन कहीं से भी कोई ऐसा चीज़ नहीं मिला, कहीं से कोई ऐसा सुराग नहीं मिला जहाँ से भी उस बच्चे का कुछ पता चले। पुलिस वाले लगातार इस महिला से पूछताछ करते रहे, लगातार छानबीन करते रहे, दिन लगातार गुजरता रहा, महिला अलग अलग जगह भटकाती रही। फिर अंत में जब पुलिस वालों को लग गया कि वैसे बात नहीं बनेगी, तो फिर पुलिस वालों में भी कुछ महिला एक्सपर्ट थी, वो आती हैं। आने के बाद वो फिर अपने तरीके से जब पूछताछ करती हैं, तो फिर अंत में ये जो नैना थी ये टूटती है। टूटने के बाद फिर कहती है कि उस बच्चे को मैंने यहीं जो कंस्ट्रक्शन साइट है वहीं पे ही मैंने एक जो सीवर है उसी में डाल दिया है, सेप्टिक टैंक में। फिर क्या था, पुलिस वाले जाते हैं, उस सेप्टिक टैंक को खाली करवाते हैं और उसमें से उस 2.5 साल के मासूम की लाश यानी वीर मंडावी की लाश निकालते हैं। निकालने के बाद उस बॉडी का पोस्टमार्टम होता है। होने के बाद इस महिला के ऊपर अब कार्रवाई होगी। लेकिन अब सवाल ये था कि कुत्ते कैसे उलझ गए। तो दरअसल इस महिला को पहले से पता था कि कैसे उलझाना है पुलिस वालों को, इसीलिए इस महिला ने, और बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे ट्रिक्स होते हैं, जैसे अगर आप 8 के लूप में भागते हैं काफ़ी देर तक, तो कुत्ते उस 8 के लूप में ऐसा उलझते हैं कि अगर आप बीच से निकल जाएं तो कुत्ते काफ़ी देर तक उसमें उलझे रहते हैं और आप दूर जा सकते हैं या फिर बच सकते हैं। तो इस महिला ने अभी उस 8 के लूप में कुत्तों को शायद उलझाया था, या फिर इसने क्या तरीका अपनाया था ये एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन कई ऐसे तरीके होते हैं जिससे कुत्तों को भी उलझाया जा सकता है, और कुत्ते भी इस मामले में उलझ गए थे। तो इस कहानी में जैसा शुरू में मैंने कहा कि शायद दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता जो होता है वो माँ बेटे का ही होता है, चूँकि कहावत है कि कहावत भी है और आरती है दुर्गा जी की, दुर्गा माता की, कि पूत कपूत सुने पर ना माता सुनी कुमाता। लेकिन आज का जो टाइम है कि यहाँ पूत कपूत भी है, माता कुमाता भी है, बहन भी सुपनखा हो जा रही है, भाई भी रावण हो जा रहा है, भाई दुशासन भी हो जा रहा, एक भाई दुर्योधन भी हो जा रहा। तो कौन क्या हो जा रहा कुछ कहा नहीं जा सकता, और क्या ही बताएं। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी को यहीं ख़त्म करूँगा, और साथ ही आज के सवाल का जो जवाब होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो कल का मेरा सवाल था कि जो चंद्रयान 3 है उसका जो बजट है वो कहीं ना कहीं बड़ी चर्चा में है, तो चर्चा का कारण क्या है और साथ ही ये बजट कितना है। तो जब ये सवाल मैंने पूछा था तो इसका जो कारण था चर्चा में होने का, क्योंकि जब चंद्रयान 2 जब था वो पार्शियल रूप से एक तरह से सक्सेस रहा या फिर पार्शियली रूप से फेल रहा, तो इसका जो बजट था उससे भी 30% कम बजट, यानी जो चंद्रयान 3 का बजट है वो 615 करोड़ रुपए है। और इतना कम बजट कहीं ना कहीं कई देशों के लिए एक चौंकाने वाली बात है, चाहे वो चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रसिया हो। तो इतना कम बजट अभी तक नहीं हुआ था, और इतना कम बजट में इस तरह का एक चंद्रयान लॉन्च करना अपने आप में कीर्तिमान था। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो दिया है अंशुल जलौन जी हैं, सुरेश नायक जी हैं, दीपक जटराना जी हैं। इन्होंने कहा कि इनके कमेंट को मैं पिक नहीं करता हूं। तो मैंने आपको बताया था कि आपने खुद मेरे वीडियो को एक तरह से रिपोर्ट किया है, मेरे चैनल को आपने रिपोर्ट किया है। तो कर्मा इज जस्ट लाइक 6ix9ine, यू विल गेट व्हाट यू गिव। इसी वजह से कई बार आपका कमेंट फिल्टर होता है, चूँकि आपने खुद रिपोर्ट मार दिया है। और राकेश कुमार मेहता जी हैं, निर्मल जय जी हैं, अजय गर्ग जी हैं, जीतू भाई देसाई जी हैं राजस्थान से, जुजेर मैनेजर जी हैं, अंकित ब्लॉग्स जी हैं, मनोज कुमार जी हैं, मयंक बजाज जी हैं, प्रतिमी जी हैं, मोहम्मद साहिद जी हैं, मनमोहन पुन्नी जी हैं, अनित कुमार जी हैं, अनिल कुमार माफ़ कीजिएगा, और सुबोध कुमार जी हैं, दीपक जी हैं और अशोक जी हैं। आप तमाम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, तो आप तमाम लोगों को दिल से शुभकामनाएं। ऐसे ही अपना ज्ञान बढ़ाइए, हम सबका ज्ञान बढ़ाइए, ताकि, और ये सवाल केबीसी का लगभग 5 लाख रुपए का सवाल था, तो आप लोगों ने एक तरह से 5 लाख रुपए भी जीत लिए। अब आते हैं आज के सवाल पे, और आज का मेरा सवाल है कि एक मंदिर है जिसका नाम है कीर्ति मंदिर, एक स्मारक है बेसिकली। ये किसी फ्रीडम फाइटर की याद में बनाया गया था। 4 ऑप्शन भी दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है KM मुंशी, दूसरा है महादेव देसाई, तीसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और चौथा है महात्मा गांधी। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे आप कमेंट करके बताइएगा। सवाल फिर से सुन लीजिए कि कीर्ति मंदिर जो एक स्मारक है वो किस फ्रीडम फाइटर की याद में बनाया गया था। ऑप्शन है KM मुंशी, महादेव देसाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी।
तो जो सही जवाब हो कमेंट करके बताइएगा। साथ ही आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है वो भी कमेंट कीजिएगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए, ऐसी कहानियों को सुनने के लिए अगर आप प्यार देना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके दे सकते हैं। रोज़ सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दे सकते हैं प्यार अपना। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।